हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल क्यूरियोसिटी एजुकेशन। लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी कोलिजन थ्योरी कंप्लीट कर ली है। कोलिजन थ्योरी का बेसिस पे आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट थ्योरी डिस्कशन करने वाले हैं। ऑफकोर्स तो आज हम क्या पढ़ेंगे, डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट ऑन टेम्परेचर। जो रेट ऑफ रिएक्शन है ROR, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जब हम फैक्टर्स पढ़ रहे थे, केमिकल रिएक्शंस के फैक्टर्स इनिशियली, तब भी हमने देखा था, हम बोल सकते हैं जनरली what with increase in temperature ROR increases। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे, फैक्टर्स में हमने डिस्कशन किया था, ठीक है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है उस लेवल पर, काइनेटिक मॉलिक्यूलर एनर्जीज के बेसिस पर। यहाँ पर हम जो डिस्कशन करेंगे वो थोड़ा सा डीप होने वाला है। कैसा डीप? कोलिजन थ्योरी को हम थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्व कर लेंगे। जब पढ़ लिया है तो उसका यूज करेंगे कि कैसे हम इसे और अच्छे से समझ सकते हैं थियोरेटिकली, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देखिए, अगर मैं बोलूं डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 टू इट्स हाफ कॉन्सेंट्रेशन। हमने इनिशियल कंसेंट्रेशन जो भी लिया है उसका हम हाफ कर रहे हैं। किस तरीके से चेंज हो रहा है टेम्परेचर के साथ ROR देख लिया। जब हमने 0 डिग्री टेम्परेचर रखा तो इस N2O5 का जो भी इनिशियल कंसेंट्रेशन लिया था उसका हाफ कंसेंट्रेशन होने का मतलब समझ रहे हैं हम, हाफ लाइफ निकाल रहे हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सो अगर हम इसकी बात करें तो 0 डिग्री टेम्परेचर पर इसे 10 डेज लगते हैं, इसके हाफ जो भी हमने इनिशियल कंसेंट्रेशन लिया है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कंफ्यूजन ना हो, मैं बोल देती हूँ हमारा इनिशियल कंसेंट्रेशन A है, तो इसका हाफ होना मतलब कि हम क्या चाहते हैं कि वो A/2 हो जाए। तो A/2 होने के लिए 10 डेज लगते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। अगर मैंने इसे बढ़ाकर 25 डिग्री सेल्सियस करा तो ये हो जाएगा 5 आवर में। अगर मैंने इसे और बढ़ाया 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो ये हो जाएगा ओनली विद इन 12 मिनट्स। यू कैन सी कि टेम्परेचर का कितना इफेक्ट हो रहा है किसी भी रिएक्शन के रेट को पता करने के लिए, स्पीड के लिए, ठीक है। हमने इसके हाफ कंसेंट्रेशन तक डिस्कशन किया। तो ये प्रैक्टिकल गिवन एग्जांपल है कितना इफेक्ट होता है टेम्परेचर बढ़ाने से। रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है किसी भी गिवन केमिकल रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो एक जनरल रूल चलता है। फॉर जनरल बोलने का मतलब हमेशा केमिस्ट्री में क्या होता है, और आई होप आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। व्हेन एनी टीचर इज सेइंग जनरल, मतलब एक्सेप्शन कैन बी देयर, हम जनरल रूल बता रहे हैं ना। सो जनरल रूल है एक ऑफ टेम्परेचर सेज दैट फॉर every 10 degree rise in temperature, every 10 degree rise in temperature, the ROR or rate constant, दोनों से निकाल सकते हैं ना, दोनों एक ही बात है। ऑलरेडी आपको ये पता होना चाहिए, दोनों सेम ही है ना, ठीक है, अलग अलग लॉ के लिए। So for every 10 degree rise in temperature, the ROR and rate constant becomes almost double। अगर आपने 10 डिग्री बढ़ाया तो रिएक्शन डबल हो जाएगी, फिर से 10 डिग्री बढ़ाया तो फिर से रिएक्शन रेट डबल हो जाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर coefficient. Temperature coefficient is nothing but the ratio of rate constant at T degree temperature, T degree Celsius, मतलब T टेम्परेचर अगर लिया है, to the rate constant at T plus 10 degree Celsius। इसे C बाहर, ठीक है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, हमेशा रेशियो किसके बीच में चलेगा, रेट कांस्टेंट, T डिग्री टेम्परेचर और T प्लस 10 मतलब 10 डिग्री राइज हो गया, तो उसका रेशियो हमें हमेशा क्या दे देगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट। जिसको आप जनरली बोल सकते हैं, एक जनरल रूल चलता है जो हम रेट कांस्टेंट लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, तो अगर ऊपर हुआ तो कितना हो गया, 35 डिग्री सेल्सियस। एक जनरली चलता है, वैसे तो आपको जो भी गिवन रिएक्शन के लिए दिया है आप वो यूज कर सकते हैं। अब
नेक्स्ट पॉइंट अराइजेस, ऐसा क्यों हो रहा है? हर बार 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर जो ROR है, रेट ऑफ रिएक्शन है, और रेट कांस्टेंट है, वो क्यों बढ़ रहा है? अभी हमने लास्ट वीडियो में जब कोलिजन थ्योरी पढ़ी थी तो हमने एंड में क्या कंक्लूजन लिखा था? कुछ लिखा था कि जो ROR है अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी हम समाप्त कर सकते हैं ROR of a chemical reaction depends upon what? F into Z, that is fraction of effective collisions and collision frequency. जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इन दोनों पर डिपेंड करती है, ठीक है। और रेट ऑफ रिएक्शन किसकी वजह से इफेक्ट हो रही है? टेम्परेचर की वजह से इफेक्ट हो रही है। तो टेम्परेचर का यहाँ पर क्या जो रोल है, टेम्परेचर का रोल क्या है? अगर वो बढ़ रहा है तो ROR बढ़ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? ऐसा क्या हो गया टेम्परेचर बढ़ने की वजह से कि ROR बढ़ रहा है? तो हमें ROR क्यों बढ़ रहा है ये समझने के लिए ROR किस पे डिपेंड कर रहा है वो और डिटेल में समझना पड़ेगा ना। तो हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी की हेल्प से ये देखते हैं कि क्या ये दोनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे 10 डिग्री राइज की केस में डबल करने के लिए ROR। आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? हर बार जब हमने 10 डिग्री टेम्परेचर को आगे बढ़ाया तो जो ROR है वो डबल हो गया। तो हम ये बोल रहे हैं कि ROR किस पे डिपेंड करता है, पहले ये बता दो। तो कोलिजन थ्योरी ने हमें बता दिया कि ROR इन दोनों पर डिपेंड करता है, F और Z पर। तो हम इंडिपेंडेंटली देखेंगे कि ये दोनों कैसे टेम्परेचर के डबल होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेसिकली, ऑफकोर्स अंडर द फैक्टर्स ऑफ कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी के अंडर ही हम समझ लेंगे क्योंकि आई वहीं से है ना। तो हम फिर से बीच में किसको लेकर आ गए? कोलिजन थ्योरी को, ताकि हम ये टेम्परेचर डिपेंडेंस पूरा अच्छे से समझ सकें। तो ये तो बेसिक हो गया, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद हम समझते हैं वन बाय वन, एक एक बार दोनों फैक्टर लेकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। F एंड Z जो क्या होते हैं वो ऑलरेडी हमने देख लिया है, तो अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब हम वन बाय वन देख रहे हैं कि F क्या होता है। F इज व्हाट? इफेक्टिव कोलिजन्स। अगर हमने इफेक्टिव कोलिजन बढ़ा दिए बेसिकली, या ज्यादा हो रहे हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, तो क्या इफेक्टिव कोलिजन के बढ़ने की वजह से ROR बढ़ रहा है, या फिर जो Z है, Z इज व्हाट? कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बढ़ने की वजह से ROR बढ़ रहा है, या फिर ये दोनों एक साथ वर्क कर रहे हैं? हम ये चेक करने वाले हैं वन बाय वन। तो हमारा फर्स्ट फैक्टर क्या है? फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग हम कोलिजन ले लेते हैं। सो इंक्रीज इन कोलिजन फ्रीक्वेंसी, दैट इज Z। क्या होता है ध्यान से समझिए। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया पॉइंट नंबर 1, तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल विल इंक्रीज। होगा ना ऐसा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ कोलिजन्स भी तो बढ़ेंगे, ऑफ कोर्स वो ज्यादा कोलाइड होंगे। ऑफ कोर्स अब वो कोलिजन इफेक्टिव है या नहीं वो हम बाद में बात करेंगे, पर काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो रेंडमली क्या हो रहे होंगे? टकरा तो रहे होंगे सारे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। एज अ रिजल्ट नंबर ऑफ कोलिजन जो है वो क्या बढ़ जाएंगे? ऑफ कोर्स बढ़ जाएंगे। सो एक और पॉइंट हमको पता है, आप इसे याद रखिए, दिस पॉइंट इज इम्पोर्टेंट, दैट एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो भी गिवन टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, उसके लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एक फैक्टर बढ़ेगा तो दूसरा फैक्टर बढ़ेगा, ये ऑलरेडी आपको पता है इसका मतलब, ठीक है। तो और ये कितना बढ़ता है? अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जस्ट फॉर एग्जांपल ये गिवन एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, तो ये कितना बढ़ता है? Z की वैल्यू, ऐसा देखा गया है कि 3% राइज होता है Z की वैल्यू में, दैट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू में। जब भी हमने टेम्परेचर बढ़ाया, एज ए रिजल्ट एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मतलब समझ रहे हैं आप सबसे पहले समझिए, हमने टेम्परेचर बढ़ाया, रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ी है, वो एक दूसरे से कोलाइड हो रहे हैं। इनिशियली क्या हुआ होगा? सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी तो एक जैसी नहीं होगी, ना ही टेम्परेचर मिलते ही सबकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी, क्योंकि कोलिजन हो रहा है। तो एक एनर्जी, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी दूसरे में, फिर हो सकता है कि अगर इस मॉलिक्यूल की मैं बात करूं तो इसमें एनर्जी कम रही होगी, बट कोलिजन के टाइम इसने अपनी एनर्जी इसे ट्रांसफर कर दी। तो हम उस टाइप की एनर्जी, क्योंकि वो ट्रांसफर हो रही है, क्योंकि कोलिजन बढ़ गए हैं, तो हम उसको एवरेज काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं। आ रहा है ना समझ में?
दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाया अगर तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और उसकी वजह से जो इफेक्टिव कोलिजन में राइज हो रहा है वो कितना हो रहा है, दिस इज राइज इन इफेक्टिव कोलिजन विद कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो हम क्या बोल रहे हैं कि 3% बढ़ रहा है कोलिजन फ्रीक्वेंसी का परसेंटेज ऑफ कोर्स विथ राइज इन टेम्परेचर। क्या हुआ, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। एज अ रिजल्ट जो नंबर ऑफ कोलिजन है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 3% बढ़ रही है। पर जब हम एक्चुअल सिनेरियो देखते हैं, हर बार ऐसा नहीं देखा गया कि, ध्यान से समझिए, हम ये बोल रहे हैं कि हर बार जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ 3% ही कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ी। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये किसके केस में हम बात कर रहे हैं, 300 से जब हमने टेम्परेचर को 310 कर दिया हो या 100 से 110 कर दिया हो, समझ रहे हो, जब हमने, क्योंकि फैक्टर हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या बोलता है कि हर बार 10 डिग्री राइज पर ROR डबल हो जाता है। हम उसी के लिए जो सारा डिस्कशन कर रहे हैं। तो मैं क्या बोल रही हूँ, ध्यान से समझिए, जब हमने 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया 300 केल्विन से, टेम्परेचर को 310 केल्विन कर दिया, तो ऐसा देखा गया है कि जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो 3% बढ़ गई। अब ये कहानी आपको समझ में आ गई, दिस इज ट्रू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं। बट जब हम इसको एक्चुअल सिनारियो से मैच करें तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर हम इसे मान ले फॉर ऑल द रिएक्शंस, तो हम बोल रहे हैं हर बार जब हमने 10 डिग्री बढ़ाया टेम्परेचर 10 केल्विन, और इन किसी भी यूनिट में हमने टेम्परेचर को 10 डिग्री या 10 केल्विन में बढ़ाया, तो जो रिएक्शन की कोलिजन फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो 3% इंक्रीज होनी चाहिए। पर ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस जिसमें देखा गया है कि वो 6% भी बढ़ जाती है, कहीं पर 9% भी बढ़ी है, कहीं पर 27% भी बढ़ी है। सो इट डिपेंड्स, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रिएक्शन। अलग अलग रिएक्शंस के लिए थी, तो ये जनरल रूल जो है ये सब पे फॉलो नहीं हो सकता। तो उन रिएक्शंस के बारे में सोचिए जहां पर ये 3% की बजाय 6%, 9% और उससे भी हाई हो रही है विद फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ कोर्स। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज नॉट ओनली द फैक्टर जिसकी वजह से जो ROR है वो इंक्रीज हो रहा है। क्यों बोल सकते हैं हम ये पॉइंट, क्योंकि हमने देखा कि ऐसे भी हमारे पास रिएक्शंस अवेलेबल हैं जिसमें ये सिर्फ, अगर यही अकेला फैक्टर है किसके लिए, ROR को इंक्रीज करने के लिए, तो हर बार जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वो 3% ही बढ़ना चाहिए, बस वो इरेगुलरली बढ़ता है और बढ़ते ही जाता है। तो हम बोल सकते हैं और कोई भी फैक्टर होगा जिसकी वजह से कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है या ROR बढ़ रही है, हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन किसके बेसिस पे समझ लिया हमने, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो आप यहाँ पर ध्यान से लिख दीजिए कि फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन व्हाट वी कैन से दैट collision frequency is not only factor on which ROR depends, ठीक है, विथ राइजिंग टेम्परेचर, क्योंकि हम सारा टेम्परेचर के कॉन्टेक्स्ट में ही डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये तो फर्स्ट फैक्टर हो गया। अब हम सेकेंड फैक्टर डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज व्हाट, इफेक्टिव कोलिजन। वो लिखा है ना, ROR इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फैक्टर F इज व्हाट, इफेक्टिव कोलिजन। तो ये हमने कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे तो देख लिया, हम क्या बोल रहे हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है। अब हम दूसरे पे चेक कर लेते हैं, किस पर, इफेक्टिव कोलिजन। सो इफेक्टिव कोलिजन्स में क्या होगा, ऑलरेडी जो पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या चाहिए हमें इफेक्टिव कोलिजन के लिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज, हमने उसे क्या कहा था, थ्रेशोल्ड एनर्जी। कोलिजन थ्योरी क्या बोलती है कि जितने भी कोलिजन्स होंगे वो सारे इफेक्टिव कोलिजन्स नहीं होंगे, कुछ ही रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इफेक्टिव कोलिजन्स करते हैं। और अगर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव कोलिजन कर पा रहे हैं या करना चाहते हैं तो दे शुड हैव थ्रेशोल्ड एनर्जी, मिनिमम एनर्जी जिसको हम कह रहे हैं, तभी उनके कोलिजन्स कैसे कोलिजन्स होंगे, इफेक्टिव कोलिजन्स होंगे। सो देयर आर टू साइंटिस्ट, यहां से समझ रहे हैं हम, बोल्जमैन एंड मैक्सवेल। इन दोनों ने क्या किया, बहुत सारे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए, उन पर स्टडी किया कि कैसे उनका एनर्जी और इफेक्टिव कोलिजन का ग्राफ बनाया,
और उन्होंने पूरा ऑब्जर्वेशन पर हमें ग्राफ दिया है बेसिकली। पहले बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे दोनों ने डिस्कशन किया था। जो ग्राफ था वो जनरली दैट इज नोन एज मैक्सवेल्स एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। तो वो आप कभी कभी पूछ सकते हैं, तो उस ग्राफ के थ्रू समझते हैं कि इफेक्टिव कोलिजन कैसे इससे रिलेट करता है। तो जो ग्राफ हमें दिया है दैट इज बिटवीन फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, उसके बेसिस पे हमें ग्राफ मिला है, एंड एनर्जी। जब ये ग्राफ ड्रॉ किया तो पहले हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं, फिर ऑब्जर्वेशंस निकालेंगे। So for example this is E, okay, and ये हम है पूरा हाई, and this is यहाँ पर हम लिख देते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी हाईएस्ट काइनेटिक, क्योंकि एनर्जी के बीच में ग्राफ है ना, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन एनर्जी, इन दोनों के बीच में ग्राफ है। जो भी रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं उसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी यही होगी। ऑफ कोर्स हमें दिख रहा है पीक पॉइंट पे, या तो कम होगी या ज्यादा होगी, हाईएस्ट नहीं होगी, इसलिए हमने अब लिखा है मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। ये ई इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वो है, वैसे बताती हूँ, दिस इज, ये ई से यहाँ से जो एरिया शुरू हो रहा है यहाँ पर आपको मिलेंगे मॉलिक्यूल्स with effective collision। ऐसे मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव कोलिजन कर सकते हैं, वो आपको इस ई के एरिया के इधर साइड मिलेंगे, यहाँ पे नहीं मिलेंगे। ठीक है, फिर क्यों ऐसा, क्यों, वेयर ई इज, यहाँ पे लिख देती हूं मैं, वेयर ई इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब समझ में आया क्यों उधर मिलेंगे। तो ये ग्राफ हमें मिला है, दिस ग्राफ इज कॉल्ड मैक्सवेल्स एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, इसमें उन्होंने हमें क्या बताया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, जो भी गिवन मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं उसका और उनकी एनर्जी के बीच का ग्राफ है। इसमें हमें ये क्या बता रहा है कि जो मोस्टली मॉलिक्यूल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी, ये जो पूरा एरिया है इसमें जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी ये है, और बाकी किसी की लोअर काइनेटिक एनर्जी है। हाईएस्ट तो इतना सा ही पैरामीटर है ना, तो हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम है, बाकी जनरली ये है। अब ये सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स इस एरिया में आ रहे हैं वो क्या होंगे, उनके कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी तो है तो कोलिजन भी हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब मॉलिक्यूल पहुंच जाएंगे सिर्फ इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे, यहाँ पर आपको जो मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इफेक्टिव कोलिजन कर रहे हैं, क्योंकि वो अटेन कर लेंगे क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो इससे पहले जो मॉलिक्यूल्स है वो इफेक्टिव कोलिजन कर ही नहीं रहे। क्यों नहीं कर रहे, समझ में आया, क्योंकि उनके पास मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं है। अगर रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स को हमें इफेक्टिव कोलिजन करवाना है तो उनकी एनर्जी इक्वल्स टू ई होना चाहिए। तो ये ग्राफ हमें इस टॉपिक पे आइडिया देता है कि किस तरीके से हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स भी अंडर दिस कैटेगरी, किसकी कैटेगरी में, थ्रेशोल्ड एनर्जी की कैटेगरी में नहीं आते। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि सारे मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि कोलिजन बढ़ जाएगा, एनर्जी बढ़ रही है मतलब टेम्परेचर बढ़ता रहेगा ना, तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इनका कोलिजन बढ़ जाएगा, और कोलिजन में हम क्या बोल सकते हैं कि ये सब एवरेज काइनेटिक एनर्जी है जनरली, अगर आपको वो टर्म मिलती है तो भी। एक जो और सबसे पहले तो इस ग्राफ को समझ लीजिए, और जो ऑब्जर्वेशन आपको इस ग्राफ से लिखनी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखिए, अगर मैं ई की वैल्यू कम करती हूँ, कम करना मतलब ये एनर्जी लाइन है ना, यहाँ पर मैंने एनर्जीज की वैल्यूज लिखी है, अगर मैं ई की वैल्यू कम करती हूँ मतलब इधर शिफ्ट करती हूँ, तो अगर हम बोल सकते हैं इन केस ऑफ लो वैल्यू ऑफ ई दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्या होगा, ध्यान से समझिए, मैंने इसको इधर शिफ्ट कर दिया, एनर्जी कम हो गई लेकिन एरिया तो बढ़ जाएगा ना। हाइपोथेटिकली समझिए कि अब ये ई था लेकिन मैंने यहाँ पर ई डैश कर दिया है, हाइपोथेटिकली मैं इसको रिमूव कर दूंगी।
अगर एनर्जी यहाँ आ गई है तो अब जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन करेंगे वो तो डबल हो गए ना, दिख रहा है। तो अगर मैं क्या कर रही हूँ, एनर्जी कम कर रही हूँ, समझ में आ रहा है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल परफॉर्मिंग इफेक्टिव कोलिजन विल इंक्रीज। एज अ रिजल्ट अगर मॉलिक्यूल का इफेक्टिव कोलिजन बढ़ रहा है तो आरओआर बढ़ेगा। आया समझ में? तो यहाँ पर मैं लिख दूं इन केस ऑफ लो वैल्यू ऑफ ई आरओआर इंक्रीजेस। समझ में आया क्यों हुआ? क्योंकि ये ई शिफ्ट कर दिया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का इफेक्टिव कोलिजन बढ़ गया, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ गया तो हम बोल सकते हैं आरओआर बढ़ गया। इसका उल्टा भी सेम होगा, इन केस ऑफ हाई वैल्यू ऑफ ई दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्या होगा, आरओआर जो है वो डिक्रीज होगा। कैसे होगा? मैंने इसको और शिफ्ट कर दिया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल ई यहाँ पर होता, हाई एनर्जी मतलब और पीछे जाते हैं हम, तो यहां से फिर हमें ग्राफ मिलता, सिर्फ इतना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होता जो इफेक्टिव कोलिजन करता, और वही क्या होता, आरओआर पर डिपेंड करता, उसका इनका कोलिजन क्या करता, आरओआर को डिक्रीज ही करता अगर हमने ई की वैल्यू कम कर दी होती। तो यहाँ से आपको जो एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो याद रखनी है वो ये है, समझ में आया है, मैक्सवेल्स एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और एनर्जी के बीच में दिया हुआ है, आपको इंपॉर्टेंट ये याद रखना है। क्या है ये? मोस्ट प्रोबेबल इफेक्टिव कोलिजंस कब शुरू हुए, जब गिवन मॉलिक्यूल्स ने क्या अटेंड कर लिया, थ्रेशोल्ड एनर्जी अटेंड कर ली। ठीक है, तो ये तो एक फैक्टर हो गया। अब हम देखते हैं फाइनली टेम्परेचर जब हमने 10 डिग्री राइज किया टी टेम्परेचर पर और टी प्लस 10 डिग्री राइज पर क्या ग्राफ आएगा। हम ग्राफिकल स्टडी करेंगे कि कैसे टेम्परेचर बढ़ने पर चेंजेस क्रिएट हो। अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया अंडर इफेक्टिव कोलिजन से एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन समझ में आ गया। लास्ट जो हमने मैक्सवेल्स ग्राफ डिस्कस किया, क्या विद इंक्रीज इन इफेक्टिव कोलिजन आरओआर इंक्रीजेस, हमने देखा था ई की एनर्जी कम होगी, लो होगी तो क्या होगा, हाई होगी तो क्या होगा। तो हम एक बोल सकते हैं, हम यही तो देख रहे थे, अब से क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आरओआर है वो इंक्रीज किसकी वजह से हो रहा है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वजह से तो नहीं हो रहा है, वो डिस्कस कर चुके हैं। तो हमें मिल गया कि आरओआर तो बढ़ रहा है विद इंक्रीज इन इफेक्टिव कोलिजन। अब हम देख लेते हैं कि क्या टेम्परेचर बढ़ने का भी कोई रिलेशन है किसका, इफेक्टिव कोलिजन के साथ। ठीक है, तो एक ग्राफ के थ्रू हम समझेंगे। जो हमने क्या लिया, 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स पर लेंगे, तो इट इज बिटवीन अगेन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब जो भी गिवन मॉलिक्यूल्स है एंड एनर्जी के बीच में अगर हम प्लॉट करें ग्राफ, तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल दिस इज द कर्व जो हमें T1 पर मिला है, एंड अगर मैं इससे टेम्परेचर को T2 कर दूं तो our graph would be like this. This is our 2, this is T2, जहां पर T2 क्या है, T1 प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? हमने जो टेम्परेचर कोफिशिएंट पढ़ा था वो यही तो था कि हमने एक टेम्परेचर लिया है T1 और T2 में हमने क्या किया है, T1 के कंपैरिजन में 10 डिग्री क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया है। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन आपको क्या मिला, जब 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया दैट इज T2 जो कर्व है वो क्या हुआ है, थोड़ा ज्यादा ब्रॉडर आया है। ध्यान से देखिए, अगर मैं बोलूं कि ये पोर्शन है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस पॉइंट इज ई एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज एफ। ठीक है, सो ऑब्जर्वेशन हमें यहां से क्या मिलना है, अगेन ये वो वाला पॉइंट हो गया जहां पर क्या है, एनर्जी हो रही है, कौन सी एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जीज के आगे जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, मैं लिख देती हूं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कैपेबल ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जो इफेक्टिव कोलिजन कर पा रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये एरिया कौन सा, ए बी सी डी, ये हाफ है। अगर मैं इस एरिया की बात करूं इसके कंपैरिजन में ये ऑलमोस्ट उसका डबल है। ऊपर वाला एरिया कौन सा, बी सी ई एफ वाला, या फिर बोल दीजिए ई बी सी एफ वाला, कोई भी वैल्यूज हो सकती थी यहाँ पर।
ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर मैं इसे एंड भी कर दूं, ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट इसके डबल आ रहा है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चला, वही जो हम बोल रहे थे व्हाट, अगर हमने टेम्परेचर डबल कर दिया तो फॉर जनरल, हम जनरल बोल रहे हैं ना, जनरली किसी भी गिवन रिएक्शन के लिए अगर हमने टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा दिया तो उसका जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है उनका इफेक्टिव कोलिजन का एरिया बढ़ गया ना। यहाँ पर तो सिर्फ इतने सी मॉलिक्यूल आ रहे हैं, यहाँ पर डबल मॉलिक्यूल आ पाएंगे दोनों के केस में जब हमने टेम्परेचर T2 कर दिया है। समरी फाइनली लिख सकते हैं दैट वी कैन से इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन with rise in temperature is mainly due to the effective collision और rise in effective collision भी बोल सकते हैं। समझ में आया? तो हम जो दो फैक्टर्स ढूंढ रहे थे, ये दोनों में से चूज करना चाह रहे थे कि कौन सा फैक्टर है जिस पर ये सारी चीजें डिपेंड कर रही है। सो इट इज नॉट द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। हम बोल सकते हैं कि जो इफेक्टिव कोलिजन है उस पर ये दोनों फैक्टर, अगर ROR बढ़ रहा था टेम्परेचर बढ़ाने से, तो वो इफेक्टिव कोलिजन की वजह से बढ़ रहा था। सो हियर वी एंड दिस वीडियो। आई होप यू गॉट द concept whatever we have discussed. If you are getting benefited from our videos, then definitely like, share, subscribe. ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस बहुत जल्दी मिले और आप अपनी स्टडी को इसी तरीके से बहुत स्पीडली आगे बढ़ा सके। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी पर्टिकुलर वीडियो में तो जरूर कमेंट करें, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और क्योंकि लर्निंग बहुत जरूरी है, हमारा मोटो ही यही है कि आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए। तो जब भी आपको कोई डाउट है तो जरूर हमसे पूछिए। विल बी मोर देन हैप्पी टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। Thanks a lot for being with us. Until next time, keep studying and be curious.